हेलो डियर, ऑनलाइन इंजीनियरिंग में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं सभी लोग? सब बढ़िया होंगे। आपकी कंटिन्यूअस सीरीज चल रही है जिसमें हम डिज़ाइन कर रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं प्लास्टिक एनालिसिस का डियर। अब काफ़ी सारा इंट्रोडक्शन का पार्ट डियर मैंने आपको प्लास्टिक एनालिसिस का बता दिया था। इंट्रोडक्शन पार्ट आपका फिनिश होने के बाद हम अब उसकी एजम्पशंस के बारे में देखा डियर कि उसकी एजम्पशंस क्या होती है। अब जो डियर हमारा जो टॉपिक रहेगा, कुछ में फ्लेक्सुरल मेंबर के बारे में उनके कुछ स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम दिखूंगा, ठीक है, कि उसका स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम कैसे बनता है डियर। मान लेते हैं इसके ऊपर कोई ना कोई कुछ लोड लग रहा होगा आपके पास, कोई ये यहाँ तो जो भी लोड लग रहा होगा वो यूडीएल भी हो सकता है, पॉइंट लोड भी हो सकता है, क्योंकि मुझे पता है कि यूडीएल को भी मैं पॉइंट में कन्वर्ट कर सकता हूँ। ये डियर जो आपका सेक्शन है ये यहाँ पे आपके यहाँ से यहाँ तक ये हो जाएगा आपका बी, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा आपके पास दैट इज डी। ये सेक्शन क्या हो जाएगा डियर इसका बी, और ये सेक्शन हो जाएगा डी। तो पहला केस क्या था डियर मेरा? सेफ मूवमेंट के कॉरस्पॉन्डिंग मैंने बात की थी, जिसमें मैंने क्या कहा था कि जो एफ वाई है वो लेस देन है एफ वाई से, ठीक है, कि जो अपनी मैक्सिमम यील्ड स्ट्रेस तक नहीं पहुंचा। तो वहां पे आपका डायग्राम कैसा बना था डियर? कुछ इस तरह से बना था। कैसे बना था? कुछ ऐसे बना था। और ये डायग्राम कैसे बना था डियर? लीनियर बना था। कैसे बना था? स्ट्रेस डायग्राम कैसे बना डियर? यहाँ पे स्ट्रेस डायग्राम यहाँ पे कैसा बना? स्ट्रेस डायग्राम यहाँ पे लीनियर बना था सर, बिल्कुल सर लीनियर बना था। क्यों बना था? क्योंकि ये अभी भी वर्किंग स्ट्रेस की कंडीशन में है, यानी कि F इज लेस देन एफ वाई है। वहीं पे किया था जैसे हमने किया था डियर, F इज लेस देन एफ वाई, ठीक है डियर, दैट इज लेस देन। क्लियर है? जब वो लेस देन की कंडीशन में मतलब अभी भी कुछ स्ट्रेसेस, कुछ मेंबर तो है वो अपनी यील्ड स्ट्रेस पे पहुंच गए हैं, बाकी जो कुछ मेंबर है डियर वो भी अभी क्या है? वो अंडर इलास्टिक है। अंडर इलास्टिक मतलब वो अभी भी लीनियर है। तो मेरा प्लास्टिक एनालिसिस क्या कहता है कि मुझे सारे के सारे मेंबर को कहां ले जाना है? उसकी यील्ड पे ले जाना है। तो ये बना डियर इसका कौन सा डायग्राम? स्ट्रेस डायग्राम। तो अभी कैसा बना? लीनियर। जब ये लीनियर बना तो इसका हम बेंडिंग इक्वेशंस लगाते हैं। तो बेंडिंग इक्वेशंस क्या बोलती है डियर? तो बेंडिंग इक्वेशन आप सभी को पता है, यहां पे लिख देता हूं बेंडिंग इक्वेशन m अपॉन आई इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन वाई इज इक्वल टू ई अपॉन आर। कुछ इसी तरह से होती है डियर। मैं ये वाली दो कैलकुलेशन को कैलकुलेट करना सीखता हूं पहले। तो दैट इज m अपॉन आई इज इक्वल टू एफ वाई, एफ दैट इज y। अभी मैं f लिख रहा हूं यहाँ पे, ठीक है। तो डियर मेरे पास यहाँ पे m जो हो जाएगा, m क्या हो जाएगा हमारे पास? m हो जाएगा i बाई वाई इज इंटू एफ, ठीक है, कुछ ये हो जाएगा। और i बाई वाई क्या होता है डियर आपके पास? i वाई होता है आपके पास सेक्शन मॉडुलस, दैट इज ZE। तो ये हो जाएगा आपके पास m इज इक्वल टू ZE इंटू एफ, कि अगर f बढ़ेगा तो ZE भी, सॉरी f बढ़ेगा तो मोमेंट भी इंक्रीज होगा। ये आप देखते हो डियर। तो मतलब ZE क्यों लगाया सर? क्योंकि अभी भी वो लीनियर है। जब लीनियर है तो यहाँ पे डियर इसका जब हम मोमेंट निकालेंगे तो इसका मोमेंट क्या हो जाएगा? तो डियर इसका मोमेंट यहाँ पे हो जाएगा m इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? दैट इज मोमेंट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पे? ZE इंटू एफ हो जाएगा डियर। एफ क्यों होगा? क्योंकि एफ तक गया वो अभी कम है, एफ वाई इज लेस देन एफ है डियर। ZE क्या है आपके पास? और इस मूवमेंट को क्या नाम देंगे डियर हम? सेफ मूवमेंट। कौन सा मूवमेंट है ये डियर? सेफ मूवमेंट बोलेंगे इसको। कौन सा मूवमेंट? सेफ मूवमेंट देंगे। अब मैंने क्या किया, जैसे आपको एक डायग्राम पहले से मैंने आपको समझाया था कि ये डायग्राम आपके पास कुछ ऐसा था, कुछ ऐसा था डियर, कुछ ऐसा था, बाइलिनियर था, यहाँ पे ऐसा था। तो मैं सारे के सारे क्या किया कि कुछ है यहाँ पे वो एफ वाई तक पहुंचा, पर अभी तो ऐसा कोई भी नहीं है जो यहाँ पे एफ वाई तक। हो सकता है कि कोई एक मेंबर पहुंच गया होगा, तो एक मेंबर के लिए यहाँ पहुंच गया। दूसरी बारी में कंडीशन क्या था कि दूसरा मेंबर, ये मेंबर यहाँ से क्या हुआ, इसने एलोंगेट करना शुरू किया होगा, तो ये यहाँ पे आया होगा और जो नीचे लीनियर बन रहा था वो लीनियर वाले ने अपनी यील्ड स्ट्रेस हासिल कर ली होगी। तो इस यील्ड स्ट्रेस के लिए एक और अदर डायग्राम बनेगा डियर कुछ इस तरह से, ठीक है। इसके लिए भी हम कुछ अलग से डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं। ये स्ट्रेस डायग्राम है, लीनियर है, इसको थोड़ा मिटा देता हूं मैं अब, ठीक है, आपको पता है कि ये लीनियर है। तो दूसरा डायग्राम कि जो सर, अब आप बोलोगे सर कि ये मेंबर भी लोड लेगा? नहीं, जो मेंबर अपनी एफ वाई स्ट्रेंथ तक पहुंच गया है वो कभी भी लोड नहीं लेगा। उसके अंदर क्या होगा? उस कंडीशन में आपकी स्ट्रेस कांस्टेंट रहेगी, बट उसका डिफॉर्मेशन क्या होता रहेगा डियर? होता रहेगा। जैसे यहाँ पे देखो स्ट्रेस कांस्टेंट होगी बट अभी भी डिफॉर्म करना शुरू किया, तो बॉडी क्या करेगी? अभी भी डिफॉर्म करेगी कुछ इस तरह से डियर। तो यहाँ पे ये सेकेंड कंडीशन आ गई ये वाली। तो सर आप तो बोलोगे कि सर ये अभी भी ये तो सर लीनियर दिख रहा है हमें,
हाँ भाई लीनियर ही है, अभी भी क्या हुआ ये लीनियर है, यानी कि लीनियर का मतलब कि जो एफ वाई है, एफ जो है डियर वो किसके इक्वल हो गया है, एफ वाई के, जो एफ है डियर यहाँ पे वो किसके इक्वल हो गया है, एफ वाई के इक्वल हो गया डियर। तो अभी भी ये डायग्राम लीनियर है, ये भी डायग्राम लीनियर है, बट डियर जो यहाँ पे शेप मूवमेंट है वो किसके इक्वल हो जाएगा, अब यील्ड मूवमेंट के इक्वल, किसके इक्वल हो जाएगा, यील्ड मूवमेंट। तो यहाँ पे डियर दैट इज यील्ड मूवमेंट, तो यील्ड मूवमेंट क्या हो जाएगा आपके पास, यील्ड मूवमेंट जिसको मैं m देता हूं एम वाई, यील्ड मूवमेंट मतलब एम वाई, और यील्ड मूवमेंट यहाँ पे क्या हो जाएगा डियर, दैट इज जेड ई। जेड ई क्यों, क्योंकि अभी भी कुछ ऐसे मेंबर रह चुके हैं जो अंडर लीनियर है डियर, कैसे है, कुछ लीनियर है, यानी कि तो अभी भी यहाँ तक कौन काम कर रहा है, वर्किंग स्ट्रेस मेथड काम कर रहा है। तो जेड ई बाई दैट इज एफ, जेड ई बाई दैट इज एफ, क्लियर है। तो यहाँ पे ये चीज भी सर हमें कैलकुलेट आ गई। तो सर हमें एम वाई भी पता लग गया, सर जेड भी पता लग गया। जेड ई क्या है आपके पास, सेक्शन मॉडुलस। जेड ई क्या है डियर हमारे पास, यहाँ पे मैंने आपको बताया था जेड ई क्या है, दैट इज सेक्शन मॉडुलस, सेक्शन मॉडुलस। जेड ई क्या है डियर आपके पास, सेक्शन मॉडुलस है, ठीक है सर। ये चीज हमें यहाँ पे कैलकुलेट हमें आ गई सर, सेक्शन मॉडुलस है। और सेक्शन मॉडुलस किसका, इलास्टिसिटी का। और जब तक इलास्टिसिटी मतलब अभी भी आपका क्या है, लीनियर है, और जब तक लीनियर रहेगा डियर तो उस कंडीशन में जेड ई क्या हो जाएगा आपके पास, आई बाई वाई रहेगा डियर, क्या रहेगा, आई बाई वाई रहेगा। तो ये चीज तो आपको क्लियर हो गई। अब हम फर्दर क्या करते हैं और उसके ऊपर लोड इंप्रूव करने की कोशिश करते हैं। तो अब दूसरा देखते हैं इलास्टोप्लास्टिक की रेंज वाला। तो कुछ हमने और लोड इंप्रूव किया डियर, तो और लोड इंप्रूव करने पे क्या हुआ डियर, आपका लोड इंक्रीज हो गया कुछ इस तरह से डियर है डियर। और ये कैसा बन गया है डियर आपका, ये आपके रेक्टेंगुलर है, ये वाला जोन आपके पास कैसा है, रेक्टेंगुलर है, ठीक है। और ये वाला जोन कैसा है डियर आपके पास, लीनियर है, ये कैसा है, लीनियर है, और ये भी कैसा है डियर, रेक्टेंगुलर है, ठीक है। तो इसकी शेप कैसे बनी, अभी देखो यहां पे स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम इसका कैसे बना, स्ट्रेस डायग्राम कैसे बना डियर, इसका तो डियर लीनियर, पहले का बना लीनियर, लीनियर बना, और दूसरे का भी बना डियर लीनियर, लीनियर बना, बट डियर तीसरे का कैसे बना, इलास्टोप्लास्टिक बना, कैसे बना, इलास्टोप्लास्टिक, इलास्टोप्लास्टिक बना डियर, ठीक है, इलास्टोप्लास्टिक। अब आता है डियर थर्ड, क्योंकि मैं अभी भी मेरे पास कुछ ऐसा है, अब देखो कंडीशन बनेगी ये वाली और ये वाली कंडीशन बनी, ठीक है, इलास्टोप्लास्टिक की। कुछ अभी भी यहाँ पे इलास्टोप्लास्टिक है, मैंने और ज्यादा लोड इंप्रूव किया तो ये वाला जो है ये यहाँ पे शिफ्ट हो गया, ये वाला यहाँ पे शिफ्ट हो गया, और ये वाला डियर यहाँ पे शिफ्ट हो गया, ठीक है। तो लास्ट में डियर आपका डायग्राम कैसे बन गया, यहाँ पे रेक्टेंगुलर, कैसे बन गया डियर, रेक्टेंगुलर बन गया है डियर, कैसा बन गया है, रेक्टेंगुलर। तो लास्ट में जो डियर आपका डायग्राम है वो रेक्टेंगुलर बन गया है, ठीक है, ठीक है। लास्ट में कैसा बन गया है, रेक्टेंगुलर। एक ये रेक्टेंगुलर बना डियर और एक ये रेक्टेंगुलर बना है। देखो डियर यहां पे था शेप मूवमेंट, एम की बात की, यहां पे था यील्ड मूवमेंट, एम वाई की बात की, और लास्ट में डियर जो आपके पास बन जाएगा, लास्ट में बनेगा दैट इज प्लास्टिक मूवमेंट। कौन सा मूवमेंट, प्लास्टिक मूवमेंट, प्लास्टिक मूवमेंट बन जाएगा। प्लास्टिक मूवमेंट बोले तो दैट इज एमपी, और एमपी क्या हो जाएगा डियर, अब यहां पे अभी तक हम इलास्टिक की बात की थी, मतलब वो अंडर वर्किंग स्ट्रेस मेथड के काम कर रहा था, वर्किंग स्ट्रेस मेथड में काम कर रहा था, बट जैसे ही आपका डायग्राम रेक्टेंगुलर बना तो अब उसने अपना काम कैसा शुरू कर दिया, प्लास्टिक में। तो दैट इज सेक्शन मॉडुलस भी किसका आ जाएगा, जेडपी, सेक्शन मॉडुलस किसका आएगा, जेडपी का, इनटू एफ वाई। ये एफ किसके इक्वल हो जाएगा, एफ आई। तो यहां पे भी एफ लिखा था मैंने, वो किसके इक्वल हुआ वहां पे थर्ड डायग्राम में, सेकंड वाले में एफ वाई के इक्वल हुआ डियर, ठीक है। तो इस तरह से डियर हम यहां से चले थे वर्किंग स्ट्रेस मेथड पे, हम लोड डालते गए, जैसे जैसे हमने लोड डाला वैसे वैसे स्ट्रेस आपकी कांस्टेंट रही। स्ट्रेस कांस्टेंट होने से उसके अंदर बॉडी के अंदर क्या आया डियर, डिफॉर्मेशन आना स्टार्ट हुआ, और एक स्टेज ऐसे आ गई जिसमें सारे के सारे मेंबर मेरे कहां पे आ गए, यील्ड ऑफ प्लेटू पे आ गए। कहां पे आ गए, यानी कि इस पार्ट पे आ गए डियर, इस वाली जोन पे आ गए, ठीक है। तो ये वाली कंडीशंस बन गई आपकी, दैट इज प्लास्टिक मूवमेंट वाली कंडीशन बन गई, ठीक है डियर। ये तो था डियर आपका दैट इज स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम,
ठीक है। तो यहाँ पर आपकी ऐसी कोई प्रॉब्लम भी नहीं रही छुट्टी डियर जो आपको क्लियर नहीं है, क्योंकि आपको पिछले जो लेक्चर्स देखा था उसी से हमने किया था। देखो अगर मैं पिछले लेक्चर में आपको बताता हूं तो मैंने पिछले लेक्चर में आपको कुछ इस तरह से मेंबर्स बनाए थे, कुछ इस तरह से मेंबर्स बनाए थे, 3 मेंबर बनाए थे, वही दिखाए मैंने यहाँ पे आपको। कोई ज्यादा बड़ा खेल नहीं किया कि आपको लग रहा होगा कुछ सर ऐसे किया होगा, ठीक है। तो मैंने इसका डियर कुछ स्ट्रेस डायग्राम आपके सामने ऐसे बनाया था, कुछ ऐसे बनाया था, कुछ ऐसे बनाया था, ठीक है। तो यहाँ पे डियर जो जिसकी लेंथ सबसे पहले वो क्या कोशिश किया था, उसने डियर पहुंचने की, यहाँ पर पहुंचने की कोशिश किया था। फिर जिसकी और लेंथ मान लेते इसकी लेंथ और कम है, ये और ज्यादा, यहां तक कर लेते हैं, इसको और बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। इसको क्या कर दिया हमने भाई, और बड़ा कर लेते हैं। तो ये हो गया आपके पास ये वाला, और उसके बाद इसकी लेंथ कम है, इसके वाला ये कोशिश किया होगा यहाँ पे, यहाँ पे, और ये तीसरे वाला रहा था यहाँ पे। पहली कंडीशन थी डियर। फिर मैंने फिर से लोड इंप्रूव किया था, जब फिर से लोड इंप्रूव किया, ये दूसरा वाला कहां शिफ्ट होने की कोशिश की होगी, इसने यहां शिफ्ट होने की कोशिश की होगी डियर। और इसने कहां शिफ्ट, यहां था, इसने अपने यील्ड स्ट्रेंथ पर आने की कोशिश की होगी डियर। और जो तीसरे वाला है वो यहां पे आने की कोशिश की होगी डियर। कुछ ऐसा ही था, मैंने बताए हैं आपको। और अब लास्ट स्टेज पे मैंने क्या किया कि ये वाला अभी भी क्या है, लीनियर है, यानी कि अभी भी वर्किंग स्ट्रेस है। तो डियर जो ये वाला है, पहले वाला है, वो यहां था, अब यहां से कहां शिफ्ट हो गया डियर, उसने यहां से अब शिफ्ट जंप मारा, वो यहां पे आ गया है, अब इस स्टेज पे आ गया है। और जो दूसरे वाला था डियर, दूसरे वाला ये वाला था, ये यहां पहुंचा था, ये कहां पहुंच गया, ये डियर कुछ यहां पे पहुंच गया होगा। और जो तीसरे वाला था जो डियर यहां था, वो कहां पहुंचा होगा डियर, यहां पे पहुंचा होगा। तो कुछ मैंने इस तरह से आपके पास एक एनालिसिस करके बताया था कि कैसे कैसे ये डियर हमने इसको यील्ड ऑफ प्लेटू के ऊपर लेके आए हैं। तो बिल्कुल हम उस कंडीशन को सेम ऐसे ही हम यहाँ पे लेके आए हैं डियर। दिस इज द फ्लेक्सुरल मेंबर का ये स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम था कि कौन सा आपका सेफ मूवमेंट रहेगा, कौन सा यील्ड मूवमेंट रहेगा, कौन सा प्लास्टिक मूवमेंट रहेगा। अब डियर जो कैलकुलेशन जो रहती है मूवमेंट की डियर, वो सेफ मूवमेंट की कैलकुलेशन, यील्ड मूवमेंट की कैलकुलेशन और प्लास्टिक मूवमेंट की कैलकुलेशन करना मैं आपको अब सिखाऊंगा। बट उससे पहले डियर हम इसके बेंडिंग डायग्राम भी देख लेते हैं कि इसके बेंडिंग्स डायग्राम कैसे बनेंगे। तो दूसरे डियर हम देखते हैं फ्लेक्सुरल मेंबर मतलब कर्वेचर शेप, कि जब उसकी कर्वेचर शेप कैसे निकलेगी। केस नंबर फर्स्ट, अगर डियर हम केस नंबर फर्स्ट करते हैं जिसका डायग्राम कैसे है डियर, आपके पास लीनियर है। कैसे है, लीनियर है, बिल्कुल सर लीनियर था। और लीनियर में कंडीशन क्या थी आपके पास, स्ट्रेस डायग्राम बेंडिंग स्ट्रेस, तो दैट इज F इज लेस देन Fy था। बिल्कुल सर, इसका भी सर F इज लेस देन Fy था। कुछ ये वाली कंडीशन थी आपके पास। तो इसका डियर जो कर्वेचर शेप बनेगी वो कैसे बनेगी, इसकी कर्वेचर शेप बनेगी कुछ इस तरह से। किस तरह से बनेगी डियर, इस तरह से बनेगी। ये क्या हो गया डियर, इसका कर्वेचर शेप। कौन सी शेप डियर, कर्वेचर शेप। और ये डियर कर्वेचर शेप किसके कॉरस्पॉन्डिंग काम करती है, सर ये काम करती है सेफ मूवमेंट। किसके कॉरस्पॉन्डिंग आएगी डियर, दैट इज सेफ मूवमेंट। ठीक है डियर, सेफ मूवमेंट के कॉरस्पॉन्डिंग ये काम करती है। कुछ नहीं किया, बस उसका मैंने कर्वेचर शेप बना दिया, यानी कि बेंडिंग स्ट्रेस डायग्राम बना दिया इसका। कौन सा, ये बेंडिंग स्ट्रेस डायग्राम बना दिया आपके पास, यानी कि कर्वेचर शेप पहली कंडीशन में डियर। सेकंड कंडीशन में डियर आपका फर्दर क्या हुआ, फिर से डियर कंडीशन आपकी चेंज हुई और इस कंडीशन में आपका डायग्राम अगेन कैसा था, लीनियर था। कैसा था डियर, लीनियर था, बिल्कुल सर लीनियर था। तो अब क्या हुआ, F जो हुआ वो किसके इक्वल हो गया, Fy के इक्वल हो गया, यानी कि F किसके इक्वल हो गया डियर, Fy के इक्वल हो गया। तो इसका भी जो कर्वेचर शेप डायग्राम बनेगा डियर, क्योंकि लीनियर है, तो इसका बेंडिंग स्ट्रेस डायग्राम कैसे बनेगा डियर, वो भी कैसा बनेगा, लीनियर बनेगा। यानी कि कर्वेचर शेप इसकी कैसे बनेगी डियर, कर्वेचर शेप कैसे बनेगी डियर, इसकी बेंडिंग पैराबोला बनेगी। कैसे बनेगी डियर, पैराबोला बनेगी। ठीक है डियर, तो पिछले वाले की भी डियर लिखे हो मैंने, कैसे बनेगी डियर, सेफ मूवमेंट में भी पैराबोला, पैराबोला बनेगी डियर। ठीक है डियर, यहां पे आप बेंडिंग इक्वेशन भी लगा सकते हैं और कर्वेचर उसका कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, आर रेडियस ऑफ कर्वेचर आप कैलकुलेट कर सकते हैं यहां से। वो सिंपल है, m अपॉन आई इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन, सिग्मा की जगह क्या किया डियर आपने, f अपॉन y इज इक्वल टू e अपॉन r। तो यहां से आप रेडियस ऑफ कर्वेचर कैलकुलेट कर सकते हैं। उसी तरह से नेक्स्ट कंडीशन में भी यहां पे भी यही कंडीशन लगाई, m अपॉन आई इज इक्वल टू f अपॉन y। अब f किसके इक्वल हो गया, fy के, तो fy इज इक्वल टू y इज इक्वल टू e अपॉन r। तो यहां से भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं।
ठीक है। तो ये दूसरे केस में है कि जब F इज इक्वल टू Fy, तो ये किसके कॉरस्पॉन्डिंग रहती है डियर, ये रहती है यील्ड मूवमेंट, किसके कॉरस्पॉन्डिंग, यील्ड मूवमेंट के कॉरस्पॉन्डिंग। ये भी कंडीशन आपको क्लियर हो गई है डियर, ठीक है, पहले से पता है आपको ये सारी। तीसरे डायग्राम में क्या हुआ डियर, तीसरे डायग्राम में आपका शेप कैसे बनी थी, कुछ ऐसे बनी थी। कैसे बनी थी डियर, ये कुछ ऐसे बनी थी भाई, और कुछ ऐसे बनी थी, मतलब इलास्टोप्लास्टिक। कैसे बनी थी डियर, ये इलास्टोप्लास्टिक बनी थी, यानी कि ये वाला पार्ट इसका रेक्टेंगुलर था। कैसा था ये, रेक्टेंगुलर था डियर, और ये वाला पार्ट इसका भी अगेन रेक्टेंगुलर था, ठीक है डियर। और ये वाला पार्ट आपके पास कैसा था डियर, लीनियर था, ठीक है। और ये जो लाइन खींची है दैट इज न्यूट्रल एक्सिस। कौन सी न्यूट्रल एक्सिस, इलास्टिक न्यूट्रल एक्सिस डियर, इलास्टिक न्यूट्रल एक्सिस। तो यहां पे भी जो ये न्यूट्रल एक्सिस, जहां जहां मैं बात कर रहा हूं, किसकी बात कर रहा हूं अभी मैं, इलास्टिक न्यूट्रल एक्सिस। सर आपने इलास्टिक न्यूट्रल एक्सिस क्योंकि अभी भी ये वर्क कर रहा है किसके कॉरस्पॉन्डिंग, वर्किंग स्ट्रेस के कॉरस्पॉन्डिंग डियर, ठीक है, न्यूट्रल एक्सिस। तो जितने भी यहां पे है, तो यहां पे भी ये जो एक्स एक्सिस अभी आई डियर, वो इलास्टिक न्यूट्रल एक्सिस आई। बट डियर जैसे ही सेक्शन आपका यहां पे क्या बना, प्लास्टिक बना, प्लास्टिक यील्ड में ये न्यूट्रल एक्सिस कहलाती है, दैट इज प्लास्टिक न्यूट्रल एक्सिस। क्या कहलाती है, प्लास्टिक न्यूट्रल एक्सिस। तो डियर इलास्टिक न्यूट्रल एक्सिस कहो या प्लास्टिक न्यूट्रल एक्सिस, पता ही होना चाहिए कि इलास्टिक न्यूट्रल एक्सिस आती है आपकी वर्किंग स्ट्रेस मेथड की कंडीशन में एंड लिमिट स्टेट मेथड की कंडीशन में, और प्लास्टिक न्यूट्रल एक्सिस आती है डियर आपके किस केस में, प्लास्टिक यील्डिंग की कंडीशन के अंदर, जब आप प्लास्टिक एनालिसिस करते हैं। क्लियर है, तो ये चीज आपको डियर बहुत अच्छे से क्लियर हो गई है, ठीक है सर, ये भी आ गया। अब आता है थर्ड। तो डियर इसका जो स्ट्रेस बेंडिंग डायग्राम बनेगा, यानी कि स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम, तो इसका पता ही था आपको कैसा था, इलास्टोप्लास्टिक। कैसा था डियर, इलास्टोप्लास्टिक था, ठीक है सर, इलास्टोप्लास्टिक था। बट डियर जब इसका कर्वेचर ऑफ शेप बनाया हमने, तो कैसे बना डियर, पहले ये डियर सेकंड डिग्री रहा, फिर ये सेकंड डिग्री रहा, और उसके बाद क्या हो गया डियर, स्ट्रेट लाइन रह गया, ठीक है। यहां पर ये आधे तक कितना रहा डियर, यहां तक तो पैराबोला रहा, मतलब सेकंड डिग्री, और यहां पे ये स्ट्रेट रहा। तो इस तरह से ये आपका क्या रह गया, कर्वेचर शेप रह गई। ये पूछा नहीं जाता, पर अगर आपसे कुछ पूछ ले तो आप ये बता सकते हैं डियर, ठीक है। और ये जो वर्किंग करता है डियर, ये आपकी यील्ड पे, मतलब ये आपकी शेप मूवमेंट में भी जा सकता है, और आपका देख रहे हो आप, शेप मूवमेंट में भी है और आपका यील्ड मूवमेंट पे भी है, ठीक है। तो ये आपका किस किस में है, ये शेप मूवमेंट के कॉरस्पॉन्डिंग भी आ सकता है, शेप मूवमेंट प्लस यील्ड मूवमेंट, यील्ड मूवमेंट, ठीक है डियर। तो ये चीज आपको यहां पे क्लियर हो गई है डियर। आगे चलते हैं, नेक्स्ट जो देखते हैं डियर, एक और डायग्राम आ गया यहां पे, और अब डायग्राम में आपने और ज्यादा लोड दिया था, तो अब आपका डायग्राम डियर कैसे बन गया, अब आपका डायग्राम रेक्टेंगुलर बन गया डियर। कैसा बन गया भाई, रेक्टेंगुलर। और जब डायग्राम डियर रेक्टेंगुलर बन गया, तो इसका मतलब क्या है, प्लास्टिक एनालिसिस। इसका मतलब क्या हुआ, ये प्लास्टिक एनालिसिस होगी अब आपकी, ठीक है। क्या होगी डियर आपके पास, प्लास्टिक एनालिसिस, यानी कि रेक्टेंगुलर, ठीक है डियर। और यहां पे भी डियर ये आपका हो गया, दैट इज रेक्टेंगुलर, ठीक है डियर। अब देखिएगा डियर जो इसका कर्वेचर शेप बनेगा वो कैसे बनेगा डियर, इसका डियर कर्वेचर शेप कुछ बनेगा आपके पास, कैसे, कुछ ऐसे बनेगा डियर। कैसे बनेगा भाई, ऐसे बनेगा, इसका कर्वेचर शेप ऐसे बनेगा डियर। क्लियर है, ये जो पॉइंट है ये मैं डॉटेड लाइन से डिनोट कर रहा हूं, दैट इज, इस पॉइंट को क्या बोलेंगे डियर हम, ये हो जाएगा आपका दैट इज प्लास्टिक मूवमेंट, एमपी। क्या हो जाएगा डियर, ये एमपी, एमपी। ये आगे बताऊंगा, ये थीटा है, ये थीटा है, ये बाद की बात है, अभी मत समझो आप, अभी इतना समझो कि इसका ऐसे बनेगा, ठीक है। दिस इज द कर्वेचर या बेंडिंग डायग्राम, कर्वेचर शेप, ठीक है, दैट इज कर्वेचर शेप डियर, ठीक है। तो यहां तक डियर हम पहुंच चुके हैं कि कैसे आपका कर्वेचर शेप बना इस कंडीशन में। अब डियर अगर हम यही बात करते हैं किस कंडीशन की, ये तो आपने एनालिसिस किया डियर डीएसएस के अंदर, ठीक है। डीएसएस की एनालिसिस आपके पास, इससे पहले आरसीसी की एनालिसिस की, यानी कि आरसीसी की एनालिसिस में आप कुछ डायग्राम ऐसे बनाते हो।
अगर डियर मैं इसी को प्लास्टिक एनालिसिस की तरफ ले चलता हूं, जैसे सॉम वगैरह, स्ट्रक्चर वगैरह, तो कैसे बनाएंगे उस सेक्शन को? तो वो वाला बीम जो सेक्शन है आपका डियर, वो कैसा रहेगा? कुछ ऐसा रहेगा। जब आप सॉम और स्ट्रक्चरल एनालिसिस करेंगे और प्लास्टिक एनालिसिस करेंगे डियर, तो डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा। कौन सा डायग्राम बोल रहे सर ये आप? ये भी तो पता होना चाहिए। अरे भाई मैं इस डायग्राम की बात कर रहा हूं कि जब आपने आरसीसी और डीएसएस की डिजाइन की थी तो डायग्राम कुछ ऐसे बन रहे थे, बट जब सॉम और स्ट्रक्चर था तो वहां पे आप एनालिसिस करते हैं, और एनालिसिस में आप कौन सा पार्ट उठाते हैं? एनालिसिस में आप पार्ट उठाते डियर न्यूट्रल एक्सिस वाला, ठीक है। तो जब मैंने इस न्यूट्रल एक्सिस को यहां पे उठाया डियर, तो डियर मेरी कंडीशन यहां पे क्या रही? तो यहां पे रही कुछ ये वाली, ऐसे बना होगा डायग्राम डियर, ठीक है। तो इसका जो डायग्राम आपके पास जो रियल में बनेगा डियर, वो कैसे बनेगा? कुछ ऐसे बनेगा। इसका बेंडिंग डायग्राम ऐसे बनेगा, ऐसे बनेंगे, ठीक है। और जो इसका स्ट्रेस डायग्राम रहेगा डियर, वो कैसे रहेगा ये भी आप बना सकते हैं, ठीक है। कुछ इस तरह से आपके पास रहेगा डियर। अब ध्यान दीजिए डियर, पहले अब देखिए इस डायग्राम को समझिएगा। जब आपने डियर इसके ऊपर लोड लगाया तो आपके पास यहां पे एम आया, यानी कि सेफ मूवमेंट आया डियर। देखिएगा ध्यान से पीछे डियर, सेफ मूवमेंट आया था डियर। तो उसी डायग्राम को मैं यहां पे दिखा रहा हूं। सेफ मूवमेंट आया था किस कंडीशन में? इस कंडीशन में सेफ मूवमेंट में पहुंचेंगे यहां पे, ये हुआ एम। धीरे धीरे डियर हम यहां पे पहुंचे यील्ड मूवमेंट पे, तो ये हो गया डियर एम वाई, ये हो गया डियर एम वाई। फिर हम डियर दूसरा इलास्टो को पहुंचे, तो ये हो गया डियर फिर से अगेन एम वाई, इलास्टो पे पहुंच गए। और लास्ट में हमने फिर रेक्टेंगुलर पे पहुंचे होंगे, चौथा हम रेक्टेंगुलर पे पहुंचे होंगे डियर, दैट इज एमपी। यहां ये भी एक तरह से एमपी पहुंचे होंगे यहां पे ये। तो डियर ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस क्या कहलाएगा डियर आपके पास? ये वाला डिस्टेंस कहलाएगा आपके पास लेंथ ऑफ प्लास्टिक, लेंथ ऑफ प्लास्टिक हिंज, यानी कि लेंथ ऑफ प्लास्टिक। क्या कहलाएगा डियर आपके पास? लेंथ ऑफ प्लास्टिक एनालिसिस, ठीक है डियर। बस वही डायग्राम है जो हमने आपको पहले वो डीएसएस, पहले उसकी एनालिसिस का डिजाइन करना सिखाया, और डिजाइन करने के बाद वो एनालिसिस ऐसे, ये आपका सेफ मूवमेंट का रहेगा डियर। और जैसे जैसे डियर ये क्या होगा, अब सेफ मूवमेंट के बाद आपके पास ये सेक्शन किस में कन्वर्ट हो जाएगा डियर? ये वाला पूरा का पूरा सेक्शन आपका किस में कन्वर्ट हो गया? रेक्टेंगुलर में। और ये अब सेफ मूवमेंट अब आपका क्या बन जाएगा डियर? एमपी बन जाएगा। क्या बन जाएगा? एमपी बन जाएगा, क्योंकि सेक्शन कैसा बन गया? रेक्टेंगुलर। तो यहां पे एमपी होने का मतलब क्या है? एमपी होने का मतलब क्या है कि वो हिंज की तरह, क्योंकि ये भी स्टेट और ये भी स्टेट, यहां पे मतलब एमपी मतलब एक हिंज रोटेशन हो गया, प्लास्टिक हिंज डेवलप्ड। यहां पे क्या हो गया डियर? प्लास्टिक हिंज डेवलप्ड हो गया, प्लास्टिक हिंज डेवलप्ड हो गया डियर। तो प्लास्टिक हिंज डेवलप्ड कब हुआ? प्लास्टिक हिंज डियर तब डेवलप्ड हुआ जब आपका स्ट्रेस डायग्राम रेक्टेंगुलर था। स्ट्रेस डायग्राम कैसा था डियर? रेक्टेंगुलर था। स्ट्रेस डायग्राम कैसा था डियर? रेक्टेंगुलर था। और स्ट्रेस डायग्राम जब रेक्टेंगुलर था तो डियर यहाँ पे अब ऑब्वियसली बात है कि यहाँ पे रोटेशन आना। देखो ये मेरी आर्म से डियर, ये देखो ये स्ट्रेट है, तो ये क्या है? हिंज तो है मेरा, तो ये प्लास्टिक एनालिसिस की तरह काम कर रहा है। ये हिंज है, ये स्ट्रेट है, फिर तो यहाँ पे अब रोटेशन अलाउ है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगी डियर? हमारे पास रोटेशन अलाउ हो जाएगी। क्या हो जाएगी? रोटेशन अलाउ हो जाएगी। जब डियर रोटेशन अलाउ हो जाएगी तो इस कंडीशन में क्या बनेगा डियर? कुछ ना कुछ मैकेनिज्म आएगा, तो उस रोटेशन को हम बोलेंगे मैकेनिज्म। और मैकेनिज्म में क्या होगा? किसकी वजह से होगा डियर? कुछ ना कुछ उस कंडीशन में कोलैप्स लोड होगा डियर। क्या होगा? कोलैप्स लोड, ठीक है। और कोलैप्स लोड होने से क्या होगा डियर? आपका स्ट्रक्चर अनस्टेबल हो जाएगा। आपका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा डियर? अनस्टेबल हो जाएगा। तो डियर अगर आपको कभी भी प्लास्टिक हिंज डेवलप्ड दिखे, या रोटेशन दिखे, या आपको मैकेनिज्म दिखे, या कोलैप्स लोड दिखे, अनस्टेबल दिखे, तो इसका मतलब है कि आपका सेक्शन कैसा है? प्लास्टिक एनालिसिस वाला है, ठीक है डियर। और हिंज को किससे डिनोट करते हैं? ब्लैक डॉट, ये वाले डॉट से, डैश डॉट से डियर। ये प्लास्टिक हिंज का साइन है। अगर आपको प्लास्टिक हिंज का साइन पूछे तो ये डॉटेड डैश, ब्लैक डॉटेड डैश, ठीक है। कुछ ये इस वाले से हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ये प्लास्टिक हिंज को,
ठीक है, तो ये सारी कंडीशन थी जो डियर आपको पता होनी चाहिए। क्वेश्चन ये बनता है आपके जेईई एग्जाम में, लेंथ की जो लेंथ ऑफ प्लास्टिक एनालिसिस होती है, यानी कि जो लेंथ ऑफ प्लास्टिक है डियर, ये जो लेंथ है आपकी प्लास्टिक लेंथ है, क्या ये डियर बीम सेक्शन की इक्वल हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है डियर, बिल्कुल हो सकती है। तो आ जाते हैं अब कि सर आपके पास प्लास्टिक लेंथ है डियर, प्लास्टिक लेंथ इज इक्वल टू बीम लेंथ। किसके इक्वल हो सकती है? बीम लेंथ के इक्वल हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। नोट पॉइंट में डाल रहे हैं हम इसको, बिल्कुल हो सकती है। दिखेगा, क्योंकि क्वेश्चन आपको पूछे सकते हैं इंटरव्यू में कि ये देखो, ये पूरी लेंथ यहां से यहां तक की लेंथ क्या है, ये यहां से यहां तक की बीम लेंथ है L है, क्या ये डियर ये लेंथ आपके पास प्लास्टिक लेंथ के इक्वल हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है डियर, ठीक है। क्या हो सकती है? बिल्कुल इक्वल हो सकती है डियर। तो यहां पे लिखना है मेरे पास कि प्लास्टिक लेंथ इज इक्वल टू बीम लेंथ इन केस ऑफ कैंटिलीवर बीम, इन केस ऑफ कैंटिलीवर बीम। किसके केस में? कैंटिलीवर बीम के केस में, ठीक है, कैंटिलीवर के बीम के केस में। विच इज, जिसपे क्या हो डियर, विच इज एक्ट ओनली मूवमेंट, बट उस पे एक्ट क्या होना चाहिए? ओनली मूवमेंट एक्ट होना चाहिए डियर, बट नॉट एनी टाइप ऑफ लोड, बट नॉट एनी टाइप ऑफ लोड, बट किसी भी टाइप का लोड नहीं होना चाहिए डियर, बट नॉट एनी टाइप ऑफ लोड, ठीक है। जैसे कि देखिएगा, ये आपका डियर कैंटिलीवर बीम है, कैंटिलीवर बीम है, इस कैंटिलीवर पे बीम पे कोई भी डियर आपका लोड नहीं होना चाहिए, सिर्फ ये एक हैंड से सपोर्ट होना चाहिए, सिर्फ इसके ऊपर डियर मूवमेंट हो सकता है, मूवमेंट अलाउ हो सकता है। वो मूवमेंट डियर आपका क्लॉकवाइज भी हो सकता है और वो मूवमेंट आपका डियर एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकता है, ठीक है। बस ये इसकी कंडीशन है कि मूवमेंट आपका क्लॉकवाइज भी हो सकता है और एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकता है। बहुत बड़ी इंटरव्यू में ये चीज पूछी जाती है डियर। तो इस तरह से डियर मैंने आपको ये सारी के सारी चीजें बताई कि कैसे कैसे ये डेवलप्ड होता है आपका, कैसे कैसे हम प्लास्टिक एनालिसिस तक पहुंचते हैं, ठीक है डियर। अगले वीडियो में डियर जो आपको स्टडी करवाऊंगा और डिफरेंट मूवमेंट कैलकुलेशन को बताऊंगा कि मूवमेंट की कैलकुलेशन आप कैसे करते हैं डियर।